अस्सलाम नाज़रीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सादत एजाज साहब से, जो रोशन पैकेजेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपकी क़यादत में रोशन पैकेजेस ने इंडस्ट्री में अपना एक मकाम हासिल किया है और तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंची है। सादत एजाज साहब साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन और पेट्रन इन चीफ हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन ऑफ कन्वर्टर्स ऑफ पाकिस्तान के, और इसके अलावा चेयरमैन FPCCI स्टीयरिंग कमेटी फॉर पैकेजिंग के तौर पर भी फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं FPCCI के और साबिक चेयरमैन रह चुके हैं हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट बोर्ड के। आपको वेलकम करते हैं नो प्लास्टिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर। अस्सलाम वालेकुम सादत साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है जनाब। जी, अल्लाह का बिल्कुल करम है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे सादत साहब, रोशन ग्रुप के हवाले से इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो बिजनेस मॉड्यूल्स को रोशन ग्रुप मुसलसल डेवलप कर रहा है, इस तरक्की का राज बताइए, जिसको हम 90 डिग्री तरक्की कहेंगे। क्या राज है इस तरक्की के पीछे रोशन ग्रुप का? इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताऊं तो आपको राज समझ आ जाएगा कि हमारा तरक्की करने का राज क्या है। मेरे वालिद साहब ने PhD की जर्मनी से, और 50s में जर्मनी से PhD करना एक बहुत ऑनर की बात है। उसके बाद उन्होंने 56 में या 57 में उर्दू डाइजेस्ट एक मैगजीन निकाला, जो कि रीडर डाइजेस्ट की तरह का मैगजीन है और वो आज तक चल रहा है। तो पाकिस्तान में इससे पहले कोई मैगजीन नहीं था। तो ये मैं समझता हूँ हमारे जीन्स में कुछ इनोवेशंस आ रही हैं कि जो हम मेरे वालिद करते आए, और उसके बाद फिर उन्होंने 80s में ही उन्होंने जर्मन से अपना ये जो ऑफसेट मशीनें हैं वो इंपोर्ट की, जो कि उस वक्त रवायत नहीं थी पाकिस्तान में। ज़ीरो मशीनें, फ्रेश मशीनें यहाँ पाकिस्तान में सेकेंड हैंड मशीनें आया करती थी। उन्होंने फ्रेश लेटेस्ट मॉडल की मशीनें इंपोर्ट की, तो वहाँ से हमारी फैमिली के अंदर ये लेटेस्ट मशीनें लाने का रवाज शुरू हुआ। तो उसके बाद हमने 89 में एक्सपोर्ट शुरू कर दी फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल की। तो जब हमने एक्सपोर्ट शुरू की तो पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती थी। तो हम पहले पाकिस्तानी कंपनी थी जिसने स्पेन से किन्नू ब्रीडिंग वैक्सिंग मशीन इंपोर्ट की। उससे पहले सब लोकल मशीनों में ही यहाँ पर काम होता था, और फिर यहाँ पर काम जो है वो सारा वुडन क्रेट में होता था। और ये हमारी ही कंपनी को आज़ाद हासिल है कि हमने करोगेशन को इंट्रोड्यूस कराया एक्सपोर्ट के अंदर। फ्रूट्स हमारे यहाँ से मिडल ईस्ट में और सारी दुनिया में जो है था वो क्रेट्स में, आपने देखा होगा, जाता था वुडन क्रेट्स में। तो उसको हमने पैकिंग को जिद्दत दी और उसको हम करोगेशन में लेके आए। हालांकि उस वक्त तक हमारी अपनी करोगेशन फैक्ट्री नहीं थी। करोगेशन की फैक्ट्री हमने एक्सपोर्ट की नीड्स को देखते हुए कि बढ़ती जा रही है। उससे पहले हमें सिंगापुर और दुबई से कार्टन इंपोर्ट करना पड़ता था। पाकिस्तान में कोई कंपनी फ्रूट का गार्डन बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी। तो ये फिर हमने 2002 में कोरोगेशन की फैक्ट्री लगाई। वाहिद फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री जो इतनी बड़ी प्रोडक्शन में आई, और उसकी अपनी पेपर मिल नहीं थी। तो लोग कहा करते थे कि ये 6 महीने में फैक्ट्री बंद हो जाएगी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है 18 साल हो गए और हम पाकिस्तान की सेकंड बड़ी कंपनी बन चुके हैं पैकेजिंग में इस वक्त। तो ये इस तरह हमारा सफ़र चल रहा था। तो जब एक्सपोर्ट में कर रहा था उस वक्त भी मेरी कंपनी के पास सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन थी। सबसे पहले 9001 सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट में भी रोशन इंटरप्राइजेज ने हासिल किया। उससे पहले एक्सपोर्ट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सर्टिफिकेशन का। फिर मैंने BRC किया, और जब मैं चेयरमैन हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट बोर्ड था तो उस वक्त मैंने पाकिस्तान के 1000 ग्रोवर को BRC और हैसअप सर्टिफिकेशन के साथ इनरोल करवाया था, और 13 बड़े एक्सपोर्टर्स को मैंने हैसअप और BRC लेके दिया था। यहाँ पर ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन नहीं होती थी। उसके लिए मैंने ऑडिटर जो थे फिलीपीन भेजे, और वहाँ से उनको सर्टिफिकेशन करवा के मैंने बुलवाया, और फिर पाकिस्तान में ये सर्टिफिकेशन शुरू हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे जीन्स में है इनोवेशन, कि मैं ज़्यादा देर तक एक सिस्टम में, रूटीन में काम नहीं कर सकता। मेरे मिजाज में है, और मैं कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूँ, अपने आप को अपग्रेड करता समझता हूँ कि मुझे होते रहना चाहिए। तो इसी तरह फिर हमने 2011 में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग शुरू की। तो उसके बाद हमने 2017 में
इसको अपग्रेड किया और हमने सारी यूरोपियन मशीन इसमें हम लेके आए। और इसी तरह क्रोगेशन में भी हमने ताइवानी मशीन से शुरू किया था। फिर हम यहाँ पे भी दुनिया की टॉप लाइन मशीन DHS लेके आए, जो कि पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। तो वो हम 250 स्पीड की और क्या कहते हैं 2.8 डेकल की हम लेके आए। तो सही। वो भी हमारा हमारा हमें ये समझे कि हमारी जीन्स में है कि हम इनोवेशंस करते रहते हैं। हमने प्लॉट्स नहीं बनाए। मजेदारी बात आपको बताऊं तो जी जी। पाकिस्तान में लोग जो है ना प्लॉट्स, जैसे जैसे पैसे आता जाता है प्लॉट्स बहुत लेते हैं। सही। हमारी कंपनी में या हमारी फैमिली में ऐसा रिवाज नहीं, हमने री इन्वेस्ट करते गए। तो इसीलिए हमारी ग्रोथ जो है इतनी ज्यादा रही कि हमने पैसे को री इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के अंदर ही। अच्छा, ये वरना आपने पाकिस्तान ग्रोथ की और जो चेंज की बात की, उसके हवाले से हम ये जरूर जानना चाहेंगे, ये भी राज बताइए कि एक फैमिली ओन्ड बिजनेस, उसको किस तरह से आपने स्टॉक एक्सचेंज में एक लिस्टेड कंपनी के तौर पे उसको कन्वर्ट किया। स्टॉक एक्सचेंज में तो हम 3 साल पहले गए। उससे पहले ही हमारी कंपनी जो थी, हम आज से तो 15 साल पहले डिसाइड कर चुके थे कि हमने 100% टैक्स देना है। ठीक। हालांकि मेरा मेरा काफ़ी बिजनेस जो है वो अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स के साथ है। और जो ये फ्रूट का जितना बिजनेस होता है ये सारा अनरजिस्टर्ड सेक्टर में गिना जाता है। जी। तो मैंने वहां पर भी रजिस्टर्ड में इनवाइस लेके और अनरजिस्टर्ड को बेचा, लेकिन उस पर 3% एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन किया। शायद मैंने पैसे कम कमाए होंगे हम्म। वहाँ मार्केट की निस्बत, लेकिन क्या कहते हैं मेरा ज़मीर मुतमईन है और मैं आराम से रात को सो जाता हूँ। 3 मिनट में मैं सो जाता हूँ जिस वक्त मैं बेड पे जाता हूँ। तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि सुबह FBR आके मेरे दफ्तर में मेरी मेरी हार्ड डिस्क या मेरा डाटा उठा के ले जाएगी। सही तो बात। इस वजह से हम पुरसकून नींद सोते हैं। और इसी को रिवार्ड जब हमने उसमें गए SSCP में गए और हमने क्या कहते हैं अपना यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में जब हमने लॉन्चिंग की, तो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बना कि 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। आज तक बहुत बड़े बड़े ग्रुप गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज में इतना 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब शायद ही कोई हुआ है। मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई ग्रुप 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो इसमें हम गए क्योंकि हम नई मशीनें लाना चाहते थे, नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। तो उसके लिए फिर हम एक पेपर मिल का प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए था। तो हम्म। इसके लिए हम फिर स्टॉक एक्सचेंज में गए और वहाँ पर हमने सारा किया, क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे थे। लोगों को हमारे ख़ानदान के और हमारी फैमिली के की क्रेडिबिलिटी का पता था कि ये लोग टैक्स चोर नहीं है, ये हम्म। प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए लोगों ने हमारे पे ट्रस्ट किया और हमने ये सारा काम बड़ी किया। जबरदस्त एग्जाम्पल कायम की है आपने। एक इनोवेटिव कंपनी होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं, किस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा आपको, और दीगर जो पैकेजिंग कंपनीज हैं हमारे मुल्क में, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो आपकी जैसी कंपनी से वो कुछ सीख सकें, आपकी कंपनी की मिसाल से वो कुछ सीख सकें। देखिए, हमने जो ये काम किया स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद और टैक्स में पूरा, उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि हम आज पाकिस्तान की तमाम टॉप कंपनीज के साथ, मल्टीनेशनल हो या नेशनल कंपनी हो, उनके साथ हम काम करते हैं। और वो भी प्राउड फील करते हैं रोशन के साथ काम करते हुए। तो ये एक ऑनर होता है कि आप जब एक ऐसी जगह पे लोग जहाँ पर आपकी कसम खा लेते हैं कि ये रोशन पैकेजेस के अंदर कोई टैक्स के ऊपर कोई ऐसी काम नहीं किया जाता जो मार्केट में या माशरे में अच्छा समझा जाता हो। तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, तमाम कंपनियां हमें वेलकम कहती हैं और हमें हमें हमारे साथ काम करने में खुशी महसूस करती है। जिस तरह से आपने बताया कि 100% टैक्स देती है रोशन कंपनी, रोशन पैकेजेस, पाकिस्तान में जहां पे टैक्स नेट में आने का रुझान ही नहीं है, टैक्सेस देने का रुझान नहीं है, कई कंपनियां जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया कि अनरजिस्टर्ड काम कर रही होती हैं, आपकी नज़र में क्या इंपॉर्टेंस है इस तरह का जो सिस्टम बेस्ड कंपनी का सेटअप है, जो कि 100% टैक्स पेयर हो, कॉर्पोरेट सेटअप हो, जिसका ISO, SADEX और दीगर HSC रेगुलेशंस जितने भी हैं उन पर सब पर अमल किया जाता हो? क्या इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों की? देखिए, अगर आपने यूरोप और दूसरी जगह देखें तो वहाँ कंपनियों की लाइफ 100 साल 200 साल होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वैसे ही अभी क्या कहते हैं 77 ईयर्स के करीब पाकिस्तान हुआ है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सेकंड जनरेशन में या थर्ड जनरेशन में कंपनी नहीं जाती। उसकी वजह यही है कि दादा बनाता है
बेटा उसको खाता है और पोता आने के बाद और रिश्तेदार आ जाते हैं और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, चाचा भतीजा भाई भाई के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो वो सर्वाइवल नहीं होता। कंपनियां थर्ड जनरेशन में नहीं जा सकती। अगर आप प्रॉपर सिस्टम से चल रहे हैं तो कंपनीज जो है 100 साल 200 साल की हिस्ट्री तक आप ले जा सकते हैं इसको। सही। आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान की जो पैकेजिंग मटेरियल्स की एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें स्टैंडिंग, और कौन सी ऐसी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जहां आप समझते हैं कि हम प्राइसिंग के हवाले से compete कर सकते हैं, मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं? मुझे तो मेरी जो अपनी स्टडी है वो ये कहती है कि हम मिडल ईस्ट में और क्या कहते हैं ये जो मीना रीजन है जिसको क्या कहते हैं जिसमें अफ्रीका भी सारा आता है, नॉर्थ अगर हम अफ्रीका। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करें और ये इंडिविजुअल्स कैपेसिटी में नहीं होगा, ये कंट्री वाइज ही हमें करनी पड़ेगी। हमें हमें कोई डेलीगेशंस बनाने पड़ेंगे, हमें वहाँ पर हमारी एम्बेसीज को एक्टिव होना पड़ेगा, जो कि बदकिस्मती से हमारी एम्बेसीज वैसे परफॉर्म नहीं करती जैसे उनको करना चाहिए। अगर वो करें तो हमारे पास जो मशीनरी है, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, हमारे पास जो नो हाउ है टेक्नोलॉजी की, वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल की है। तो हमें कोई मसला नहीं है कि, और जैसे ही हमारी करेंसी भी इस वक्त काफ़ी डिवैल्यू हो चुकी है, तो हम एक्सपोर्ट में इस रीजन में काम करें तो मुझे लगता है कि हमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। ठीक है। सादत साहब, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आखिर में जाते जाते नो प्लास्टिक्स के इस प्लेटफॉर्म के हवाले से आपके ख्यालात ज़रूर जानना चाहेंगे। क्या व्यूज़ हैं आपके, क्या सजेशंस हैं, किस तरह से हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, ये आपने एक अच्छा हमारा ख्याल है। इसमें आप इंटरनेशनल जो प्रिंटर्स हैं, जो दूसरे मुल्कों के, आप उनको भी ऑन बोर्ड करें। सही। उनको भी लाके एसोसिएशंस मौजूद हैं इंटरनेशनली, आप उनके साथ भी राब्ता करें और उनसे भी आप इंटरव्यू करें और उनके ख़्यालात हमारे तक पहुँचाएँ कि वो पैकेजिंग इंडस्ट्री को इस वक़्त कैसे देखते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री, जैसे मैं बता दूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान में डबल डिजिट में ग्रोथ ले रही है। सही। तो ये इस वक़्त टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है पैकेजिंग की पाकिस्तान के। अगर अगर हम कलेक्टिवली तमाम पैकिंग इंडस्ट्री को इकट्ठा करें तो ये टेक्सटाइल के बराबर पहुंच जाती है, लेकिन ये स्कैटर्ड है इसलिए इसका डाटा जो है ना कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो अगर हम इसको सारे को इकट्ठा कर लें और हम इंटरनेशनली इसके ऊपर काम करें तो मेरा ख्याल है काफ़ी हमें हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर जॉइंट वेंचर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल जो कन्वर्टर्स हैं या बड़े ग्रुप्स हैं उनको पाकिस्तान के पोटेंशियल का पता ही नहीं है। सही। अगर हम इस पे काम करें और आपका ये जो फोरम है इसके ऊपर लिंकेजेस बनाने के अंदर काफ़ी पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सादत जाद साहब, और आने वाले थैंक यू वक्तों जी। में हम आपसे मजीद भी इस तरह के इनपुट्स हासिल करते रहेंगे, और जो हमारे ख़ास तौर पर जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके हवाले से भी हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं हाजिर हूँ हर वक्त। नाज़रीन, आपने आज का एपिसोड देखा, आपको कैसा लगा? फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा नो प्लास्टिक्स के यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर प्लेटफॉर्म्स पर। सऊद ज़फ़र को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।